और हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कुल 4,981 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक रखा है। इसमें राजस्व मद में 3,638 और पूंजीगत मद में 1,342 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है महोदय। और तृतीय अनुपूरक बजट में महोदय मूल बजट की राशि भी दी गई है विभाग की, प्रथम अनुपूरक का भी, द्वितीय अनुपूरक का भी और तृतीय अनुपूरक का भी। तो एक तरह से ये पूरे बजट का अनुपूरक सहित समारोह माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। अनुपूरक के औचित्य पर मैं प्रतिकूल में नहीं बोलूंगा, क्योंकि सरकार और संविधान की परंपरा है कि 3 अनुपूरक आते हैं, बजट के बाद तीसरा अनुपूरक है। मगर इस अनुपूरक में भी राजस्व मद में अधिक खर्च है और पूंजीगत मद में महोदय कम खर्च है। जहां तक मेरी समझदारी है महोदय, राज्य सरकार बजट बनाती है तो उसमें 2 ही चीजें मुख्य रूप से संक्षेप में रहती हैं कि एक तो पैसे कहां से आ रहे हैं और दूसरे पैसे हम कहां और किस प्रकार खर्च कर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी से मैंने पहले भी अनुरोध किया है कि जो हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं और उन पैसों से राज्य के हित का जो काम होना है वह काम कितना हो रहा है, इस पर सरकार को सूक्ष्म दृष्टि रखनी चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि सीएजी से जब ऑडिट की रिपोर्ट आती है, विधानसभा में रखी जाती है, तो बहुत सारी कंडिकाएं होती हैं, विभागों पर आक्षेप होते हैं, परंतु राज्य के वित्त विभाग को भी चाहिए कि वह एक आंतरिक अंकेक्षण के लिए एक टीम बनाए, एक विभाग बनाए, जो केवल सीएजी पर निर्भर नहीं रहे बल्कि सूक्ष्म रूप से अपने खर्चों को भी देखता रहे। और ये कैसे हमारे खर्च हो रहे हैं, इसके बारे में मैं कुछ विभागों की बात करूंगा। जैसे वन विभाग है, कुछ दिन पहले एक खबर आई कि 5 हाथी पूर्वी सिंहभूम जिला में करंट लगने से मर गए। अब जंगल में तारों की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, जो हाथियों के भ्रमण का क्षेत्र है, उस इलाके में किस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए, इसका पूरी तरह से नियम है, नियमावली है। और जांच किया है भारत सरकार के वन पर्यावरण विभाग ने, और उसने इतना आक्षेप किया है इस सरकार के बारे में। उसमें से ये कहा है कि सरकार के जो सीनियर अफसर हैं ये कभी टूर में वन विभाग में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, और जो सबसे नीचे इनके पदस्थापित पदाधिकारी हैं ये नीचे घूमकर कोई रिपोर्ट देते हैं कि नहीं देते हैं, ये इससे पता ही नहीं चलता है। नहीं तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। और इसके अतिरिक्त महोदय हमारे यहाँ बड़ी सघन वन क्षेत्र है, बेतला है, सारंडा है, हजारीबाग के इलाके का है। अब बेतला की तो जैसी स्थिति है कि बाघ कभी दिख जाता है तो बड़ा समाचार बनता है, और उस क्षेत्र में मुझे लगता है कि बाघ भी वैसे ही आता है पर्यटन करने के लिए, जैसे पर्यटक उस क्षेत्र को देखने के लिए जाते हैं, पर्यटक के रूप में बाघ आया चला गया। सारंडा के बारे में एनजीटी ने कई बार आदेश दिया है, सड़कें वहां कहां कैसी किस प्रकार बननी चाहिए। एनजीटी ने फाइन भी किया है। झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर 3-3 बार एनजीटी ने फाइन किया है, मगर ये फाइन सरकार के खजाने से चला जाता है, कोई अफसरों की जेब से जाता नहीं है, और न उनके सीआर में एंट्री होती है। अब सारंडा जैसे जगह में हम लोग काफी दिनों से बात उठाते हैं, एक बड़ा इलाका है जहां सेंचुरी बनना चाहिए, वन्य जीवों का अभयारण्य बनना चाहिए। वहां चौखंबा जैसे नई नई प्रजातियां दिखाई पड़ रही हैं। सबका संरक्षण होना चाहिए, जैव विविधता का संरक्षण होना चाहिए। अगर वन विभाग के साथ ये जितने इसके लिए बोर्ड बने हुए हैं ये क्या करते हैं ये पता नहीं चलता है, मगर तृतीय अनुपूरक में उनके लिए व्यय का प्रावधान कर दिया गया है महोदय। इसी तरह से हमारे शहरों में वायु प्रदूषण की जैसी स्थिति है, उस स्थिति के बारे में हम क्या चिंता करें। हमको नहीं पता है और देश को भी नहीं पता है कि झारखंड के किस शहर में वायु प्रदूषण की क्या स्थिति है। जहां वायु प्रदूषण के संयंत्र लगने चाहिए नापने के लिए, चाहे जमशेदपुर हो, धनबाद हो, बोकारो हो, रांची हो, नहीं लगे हैं। बीआईटी मिश्रा ने अध्ययन किया है, रांची को व्यावसायिक शहर मानकर, जमशेदपुर को औद्योगिक शहर मानकर, और इतनी बुरी स्थिति उस अध्ययन में दिखाया गया है
मगर हमारे यहाँ रियल टाइम में सही समय में प्रदूषण की किस जगह क्या स्थिति है, ये राज्य और विश्व दुनिया के नक्शे पर प्रदूषण के ये है ही नहीं। एलिफेंट ट्रैकिंग के लिए सबके लिए प्रावधान किया गया है बजट में, कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये वायु प्रदूषण, जंगल, इसकी जैसी स्थिति है। हम लोग दामोदर नदी पर काफी काम किए और काफी प्रयास के बाद दामोदर का पानी साफ हुआ, मगर फिर से बीसीसीएल की जो आउटसोर्सिंग खदानें हैं वो डंप कर रही हैं नदी के कछार तक। कोई नदी के भीतर जाता है, उसके लिए नियम कानून बने हुए, क्या काम कर सकते हैं, हमारे बिल्डिंग बायलॉज बने हुए हैं, किसी का अनुपालन नहीं हो रहा है। अभी नगर विकास विभाग में एक नई योजना आई है रिवर सिटी अलायंस की, कि शहरों के कारण नदियों का स्वास्थ्य खराब न हो, दोनों में संधि रहे, इसका प्रयास होना चाहिए। मगर मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी नगर विकास विभाग ने इस दिशा में कोई कदम उठाया महोदय। नगर विकास विभाग ने जमशेदपुर को नोटिफाइड एरिया कमेटी से बदलकर उसको औद्योगिक नगर समिति बना दिया। वहां संविधान में लिखा है कि ऐसे शहरों में जहां निजी या सरकारी क्षेत्र की कोई एजेंसी ये चाहती है जन सुविधाएं देना, पानी, बिजली, सफाई करना, तो वहां नगरपालिका का गठन नहीं भी किया जा सकता है। जमशेदपुर को उसी श्रेणी में रखा गया है। अब संविधान कहता है कि राज्यपाल निश्चित करेंगे कि कैसे हम बनाएंगे, कितना एरिया होगा, पूर्णतः होगा, अंशतः होगा, कितना क्षेत्र में बनाएंगे, मगर सरकार ने राज्यपाल को छोड़कर अपने कैबिनेट से ही बना दिया। ये अल्ट्रा वायरस है, असंवैधानिक है। इतना ही नहीं, झारखंड सरकार का जो नगरपालिका अधिनियम है उसमें लिखा हुआ है कि अगर कहीं ये समिति बनती है औद्योगिक नगर की, तो वहां के उपायुक्त उसके अध्यक्ष होंगे। ये अधिनियम कहता है, और कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि वहां के जो प्रभारी मंत्री हैं, स्थानीय मंत्री हैं, ये दोनों मंत्री ही में से कोई अध्यक्ष वहां होंगे। जनता का कोई प्रतिनिधि होगा कि नहीं होगा, 11 टाटा स्टील के होंगे, 9 सरकार के होंगे, 8-10 हम लोगों जैसे लोग होंगे, मगर जनता के जो 16 वार्ड वहां है, उस वार्ड का एक भी प्रतिनिधि होगा कि नहीं होगा, ये उसमें दिया हुआ नहीं है। माननीय सदस्य महोदय, सरकार, हम मैंने कह रहा कि जिस सरकार के विभागों पर वित्त विभाग अनुपूरक के माध्यम से, बजट के माध्यम से खर्च कर रहा है, तो जरा हिसाब भी रखना चाहिए वित्त विभाग को। ये विभाग इस पैसे का उपयोग कैसे कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी 6-5 दिन का समय है, आप और मौका देंगे तो और बातों को हम लोग बोलेंगे। अब आपका इशारा हो रहा है, लाल बत्ती जल रही है, तो मैं इतना ही माननीय वित्त मंत्री से कहना चाहूंगा, जरा सदन को आश्वस्त करें कि जो पैसे खर्च हो रहे हैं, जो संरचनाएं बनी हुई हैं यहाँ, वे कितनी कामयाब हैं, कितनी मजबूत हैं, पैसा कैसे खर्च हो रहा है, उसका हिसाब किताब रखेंगे कि रखेंगे, या केवल इकोनॉमिक सर्वे के जो आंकड़े हैं उन्हीं आंकड़ों को मान लेंगे। ये सरकार की उपलब्धि है महोदय। मैं इन्हीं बातों को वित्त मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं आसन को कि आसन ने मुझे 2 मिनट बोलने का समय दिया।